everyone, welcome to Adult Coaching. This is कृष्णकांत सिंह बुंदेला. इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के हिंदी के पार्ट 1 में आप लोगों का स्वागत है. इस पार्ट में हम इकोनॉमीज ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज पर डिस्कशन करने वाले हैं. ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन होगा. अगर आप पार्ट 1 से देखते हैं तो आपको क्लियरली हर चीज़ समझ में आएगी. इसके अलावा इसमें जो कुछ भी मैं आपको समझाऊंगा वो थोड़ा कंसेप्चुअली ही होगा. इन डेप्थ हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात करेंगे. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें हम सस्टेनेबल यील्ड करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, जिसको MSY कहते हैं या ऑप्टिमम सस्टेनेबल यील्ड भी कहते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे. इसके पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है. रिन्यूएबल एनर्जी वो जो ख़त्म नहीं होती, जैसे सूरज की रोशनी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल हमेशा रहती हैं, इनका चाहे आप जितना भी यूज़ कर दो. और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो है तो नेचुरल ही, लेकिन ये ख़त्म होती जाती हैं और एक बार यूज़ करने के बाद ये फिर से हमको नहीं मिल सकती. जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, नेचुरल गैस हो गई, ये सब ख़त्म होती जा रही हैं. इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं. लेकिन जब हम बात करें रिसोर्सेज की, तो इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सोलर एनर्जी, एयर, विंड, वाटर, टाइड्स फ्लोइंग के साथ साथ सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स भी आते हैं. जैसे मछलियाँ हैं तालाब में, ये 1000 साल पहले भी थी और आज भी हैं, मेंटेन हैं. और अगर इनको मेंटेन किया जाए तो ये हमेशा भी अवेलेबल रह सकती हैं. उसी मेंटेनेंस में हम सस्टेनेबिलिटी करेंगे. और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है हमारे पास, वही फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. इसको एक एग्जांपल से समझिए. सपोज ये एक आपको बकेट दिख रहा है जिसमें पानी भरा जा रहा है और कुछ छेद हैं जिसमें से पानी निकल रहा है. इवन वो बकेट ओवरफ्लो भी हो रहा है. तो अगर हम ये सोचें कि ये बकेट नहीं है, एक तालाब है जिसमें मछलियाँ हैं, फिशेस हैं, और इसमें जो पानी आ रहा है अंदर वो है एनुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि मछलियाँ अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं, मछलियाँ पैदा होती हैं. तो उस तालाब में मछलियाँ बढ़ती जाएंगी, मगर उस तालाब से मछलियाँ गायब भी होती हैं, यानी ख़त्म भी होती हैं. कैसे? मरती भी तो होंगी, कुछ बूढ़ी हो जाती होंगी, कुछ को बीमारी हो जाती होगी, कुछ को कोई पकड़ लेता है, खा लेता है ना. किसी का एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती होगी, कुछ वेदर की वजह से, कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से. सपोज उसका कुछ एरिया तालाब का सुखा दिया गया, उसमें कुछ और काम करने लगे, उस तालाब को ही ख़त्म कर दिया गया, तो पूरी मछलियाँ मर गईं. तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हिस्सा उसका, तालाब का, मछलियों की डेफिशिएंसी भी शो कर रहा है, जिसमें मछलियाँ ख़त्म होती जा रही हैं. तो ये छेद हैं उसके लिए. और जब ये पूरा भर जाएगा मछलियों से, तो भी ये ओवरफ्लो होगा. अब इसमें अंदर जो मछलियाँ आ रही हैं वो तो एनुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आ रही हैं, और दूसरा माइग्रेशन की वजह से भी आ रही हैं. यानी कि दूसरी जगह से इसमें, जैसे कोई नहर वगैरह जुड़ी हुई है तालाब से, या कोई दूसरा लिंक जुड़ा हुआ है, कोई नदी का जुड़ा हुआ है, तो वो वहाँ की मछलियाँ भी इसमें आ सकती हैं. तो इनपुट भी हो रहा है और बहुत सारा आउटपुट भी हो रहा है रेगुलरली. तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक किसी एरिया में या किसी पॉपुलेशन में एक कैपेसिटी होती है जिसको कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है. मतलब उसके आगे अब वो कैरी नहीं कर सकता. जैसे कि एक तालाब की मछलियां हैं, वो मछलियां बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएंगी कि उसके आगे फिर नहीं बढ़ पाएंगी. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं. मछलियों को जो खाना मिलता है, अगर वो लिमिटेड है, मान लीजिए 10 मछलियों के लायक आपके बीकर में जगह है, अब आप इतनी सारी मछलियां भर लेंगे तो क्या वो बचेंगी? नहीं. वो तब तक मरती रहेंगी जब तक वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर ना आ जाए. यानी कि उस बीकर में जितनी कैपेसिटी है उन मछलियों को रखने के लिए, जिंदा और हष्ट पुष्ट, तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है. और ये हमेशा मेंटेन रहेगी उस पॉपुलेशन के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से. वो ऐसा नहीं है कि ओवरफ्लो होकर भी जिंदा रहेंगे, नहीं. तो इसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी. अब हम आते हैं सस्टेनेबल यील्ड पर. आप देख रहे हैं इस डायग्राम में एक शिप जो फिशेस पकड़ रहा है,
इसमें फिशेस नीचे कुछ छूट जा रही हैं। इसमें यहाँ इस एरिया की पूरी फिशेस आ रही हैं और इसमें इसके अलावा भी फिशिंग हो रही है, यानी ये अंडर फिशिंग हो रही है। इसको हार्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं हम, अंडर हार्वेस्टिंग, ये प्रॉपर हार्वेस्टिंग है और ये ओवर हार्वेस्टिंग हो रही है। तो इनमें से कौन सा सस्टेनेबल ईल्ड कहलाएगा? सस्टेनेबल ईल्ड का मतलब ये होता है वो ईल्ड या वो हार्वेस्ट जो ऑप्टिमम है, मैक्सिमम भी है और ऑप्टिमम भी है, यानी ज़्यादा भी मिल रहा है हमको और बिल्कुल सही है। उतना अगर हम निकाल लें उस पॉपुलेशन में से तो उस पॉपुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सस्टेनेबल ईल्ड refers to the amount of take या harvest या capture that can occur while maintaining the populations or ecosystems stability and function. If your yield is sustainable, the base of your population remains unaffected and you are able to exploit that resources regularly and over the long term. अगर आपके पास तालाब में मछलियां हैं और आप अकेले उस तालाब के मालिक हैं और आप जाकर उसमें जाकर मछलियां पकड़ते हैं, रोज आप लाते हैं, खाते हैं, बेचते हैं, जो भी करते हैं, आपकी दिनचर्या, आपका महीना चल जाता है। अब सपोज वो तालाब सरकारी है, आपका खुद का नहीं है, तो उसमें और भी मछुआरे आएंगे, वो लोग भी अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। अब वो जब बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? उस तालाब में मछलियां ही खत्म हो जाएंगी, तो फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आपने देखा ना, वो कहानी सुनी होगी अंडों वाली, सोने के अंडे निकलते हैं उस मुर्गी से हर रोज 2। अब वो मुर्गी काट के ही अगर अंडे निकाल लिए जाएं, ऐसा कोई सोचे तो पागलपंती है। जितना मिल रहा है पर्याप्त होना चाहिए आपके लिए। तो तालाब में भी अगर उतने ही लोग मछली पकड़ें जिससे उसकी पॉपुलेशन कम ना हो, तो पॉपुलेशन कम कैसे नहीं होगी? जब हमको ये पता होगा कि इसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ किस स्पीड से बढ़ रही है, और अगर उसी स्पीड से या उससे कम स्पीड से उसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, उसमें से हम ले रहे हैं या कैप्चर कर रहे हैं, तब तक तो वो पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी, लंबे समय तक मेंटेन रहेगी, वो तालाब हमेशा रहेगा और हम हमेशा उसमें से मछलियां लेते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ईल्ड, यानी कि हम अपना हार्वेस्टिंग भी जारी रखें और वो पॉपुलेशन भी डिस्टर्ब ना हो। इसको इस डायग्राम से समझिए। ये सस्टेनेबल कैच है वर्टिकल, और ये फिशिंग एफर्ट्स हैं, यानी कि जो कोशिश की जाती हैं फिशेस को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, अंडर यूटिलाइजेशन में फिशेस बच रही हैं, मतलब प्रॉपर यूज़ नहीं हो रही हैं। ऑप्टिमल में प्रॉपर उसको लिया जा रहा है और ओवर फिशिंग में सारी ही फिश को निकाल लिया जा रहा है। तो इसलिए ये जो ग्राफ है, पहले अंडर यूटिलाइजेशन है, ये मान लीजिए आप अकेले उस तालाब में बैठे बैठे मछलियां पकड़ रहे हैं, तो ये तो अंडर यूटिलाइजेशन है, पूरा पूरा तो यूज़ हो नहीं पा रहा उस तालाब का। बहुत सारे लोगों को और भी उसमें आना चाहिए, उनका भी रोजी रोटी चल सकती है। तो एक ऐसा पीरियड आता है जिसको हम मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड कह सकते हैं, जहां पर फिशिंग करने के बाद भी फिशेस मेंटेन रहेंगी उस पॉपुलेशन में। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो ओवर फिशिंग कहलाएगा और धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसको कहते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। तो MSY इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी टेकन विदाउट डिप्लीटिंग द रिसोर्स और पॉपुलेशन ओवर द लॉन्ग टर्म, यानी उस पॉपुलेशन में कमी भी ना आए और हम उससे वहां तक का लेवल एक्सट्रैक्ट या हार्वेस्ट करते रहें। इसको इस डायग्राम से समझिए। सपोज कोई बायोमास है, यही फिशेस, और ये टाइम है। तो स्टार्टिंग में उस तालाब में मान लीजिए कोई मछली ही नहीं थी। अब कोई मछली उसमें पैदा करना चाहता है, वो कहीं से बाहर से लाकर उसमें 50 मछली डाल देता है। अब शुरुआत में वो कम है, धीरे 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 उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ सबसे ज़्यादा आपको लगता होगा कि ये ऊपर क्यों नहीं होगी, ऊपर स्लो ग्रोथ क्यों है, यहाँ क्यों है फास्ट ग्रोथ। वही बात है, जब तालाब में पूरी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके आधे में मछली रहेंगी तो ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होगी। जैसे आप स्विमिंग पूल में तैरते हैं और मान लीजिए एक तरफ से केवल 6 लोग ही तैर के दूसरी तरफ जा सकते हैं। अगर वहाँ पर मैंने 12 लोग को रख दिया तो क्या आप तैर पाओगे अच्छे से? नहीं, जबकि जगह है तैरने की, लेकिन फिर भी कंजेस्टेड हो जाएगा। तो ग्रोथ तेज़ी से नहीं हो पाएगी। ग्रोथ तब होगी जब हमारे लिए और भी जगह बची होगी। तो इसीलिए जो बीच में हम देख रहे हैं फास्ट ग्रोथ, यहाँ पर
सबसे ज़्यादा तेज़ी से मछलियाँ रिप्रोड्यूस हो रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर उनके पास बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आगे संभावनाएं हों अगर, तो कोई भी ग्रो कर सकता है। अगर संभावना ही नहीं है, ख़त्म होने वाली है, तो ग्रोथ कैसे होगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी स्लो ग्रोथ है, और जब बहुत ज़्यादा वो कैरिंग कैपेसिटी के आसपास आ जाएगा तो भी स्लो ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन बीच में फास्ट ग्रोथ रहेगी। तो अगर हमको कैरिंग कैपेसिटी पता है, उसका 50% भी अगर हम कर दें, तो हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पर MSY है, यानी मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। इसको इस डायग्राम से समझिए। ये देखिए, फिशिंग एफर्ट को हमने इस तरीके से कर दिया है, वही डायग्राम जो हमने अभी पहले देखा था, ये इस तरीके से था। अब ये फास्ट ग्रोथ को हम अगर देखें, ये ऊपर वाला पॉइंट है और स्लो ग्रोथ दोनों नीचे वाले पॉइंट हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पर डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है रिसोर्स, और ये सस्टेनेबल यील्ड है, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। इस डायग्राम में भी देख लीजिए, किसी किसी जगह ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर H1 यहाँ पर ठीक है, H2 मैक्सिमम है और H3 ओवर हो जाता है। तो ये डायग्राम अब आपके लिए क्लियर हो गया कि मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड क्या होती है। अब इस डायग्राम में देखिए, इसमें कॉस्टिंग ले ली गई है एफर्ट्स के साथ। यहाँ पर ये जो जोन है ये MEY है, यानी मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड, मतलब जो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड के पहले है, वो भी ऐसा पीरियड है जहां हम बहुत कमाई कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक कर सकते हैं वो है मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। यहाँ तक हम कमाई करें, इसके बाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगा रिसोर्स। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अगर करना भी है तो विदाउट रेगुलेशन आपको करना पड़ेगा, यानी कि आप कर तो रहे हो मगर ये नियम के खिलाफ है। लीगल अथॉरिटीज़ अगर पकड़ लें आपको, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, अगर उस जगह पर ऐसा कुछ MSY का लेवल का कुछ रेगुलेशन बनाया गया है। तो पहले ऐसा होता था कि लोग ज़्यादा कर लेते थे और उसके बाद वहाँ से पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाता था रिसोर्स। तो ये फिशिंग कॉस्ट है, ये लाइन ऊपर जा रही है। तो जब तक फिशिंग कॉस्ट इस यील्ड के नीचे है, तब तक तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जैसे ही ये फिशिंग कॉस्ट ऊपर हो जाएगी तो हमारा यील्ड नीचे हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये डायग्राम देखिए, प्राइस और क्वांटिटी का ये डिमांड ग्राफ है, ठीक है। इसका जो बीच वाला पॉइंट है जहां इलास्टिसिटी 1 होती है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो ए पॉइंट पर मैक्सिमम है, ठीक है। इसके पहले वाले पॉइंट्स पर देखिए, यहां पर क्वांटिटी कितनी बिक रही है, एक। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम करते गए तो डिमांड बढ़ती गई, और यहाँ पर यदि और प्राइस कम की तो डिमांड तो और बढ़ गई, मगर प्राइस बहुत कम मिलेगी, फिर तो फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम बिल्कुल ही प्राइस ज़ीरो कर दें तो हो सकता है डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, 10 की डिमांड हो जाए, लेकिन फिर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो हमारा फ़ायदा किस में है, ये बीच वाले पॉइंट में, मैक्सिमम फ़ायदा। इसके बाद हमारा फ़ायदा कम होता जाएगा। तो अगर हम इस पर बेचते हैं तो क्वांटिटी भी पर्याप्त बिकेगी और हमको पैसा भी पर्याप्त मिलेगा। इसी को अगर इस तरीके से भी सजाया जाए तो इस तरीके से भी हम डायग्राम बना सकते हैं। तो ये प्राइस दिखा रहा था, अब ये दिखा रहा है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो कितना बनता है, ये देखिए 5 था यहाँ क्वांटिटी, और यहाँ पर $5, तो 5 का कितना हुआ 25, ये $25 हो गया। प्राइस ऑफ 5 इंटू क्वांटिटी ऑफ 5, और उसको यहाँ पर इस ग्राफ में दिखा दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा हमको फ़ायदा यहाँ हो रहा है। इसके बाद वाले में देखिए 4 है, और 4 6 कितना होता है 24, तो नीचे हो गया वो। और यहाँ 1 वाले में देखिए 1 के साथ 9 है, 9 1 9, ये और नीचे आ गया। तो इस तरीके से ये ग्राफ टोटल रेवेन्यू बता रहा है, यानी टोटल रेवेन्यू भी हमारा इस पीक पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखिए, हमारे डायग्राम के हिसाब से टोटल रेवेन्यू है ये कर्व, जहाँ कर्सर आप देख रहे हैं ये, और एक टोटल कॉस्टिंग आ रही है। टोटल कॉस्टिंग में ये नीचे है TFC, ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कुछ ना कुछ तो कॉस्ट रहेगी स्टार्टिंग में, जो आप मटेरियल खरीदेंगे, तालाब भरवाएंगे, उसमें मछली डालेंगे, तो कुछ तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लगी ही लगी है। उसके बाद आपकी और कॉस्टिंग स्टार्ट होती है, टोटल कॉस्ट, यानी कि एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, यानी कि हार्वेस्टिंग का कॉस्ट,
आपका पर यूनिट हार्वेस्टिंग कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है, वो मिला मिला के टोटल कॉस्ट बनेगा। तो जब तक आपका जो कॉस्टिंग है, यानी कि आपका जो खर्चा लग रहा है, वो जब तक इस ग्राफ के नीचे है तब तक आपका फायदा है, लेकिन इसके ऊपर हो गया तो आपका घाटा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है मैक्सिमम हमको कहाँ पर दे रहा है, रेवेन्यू यही, यानी मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड पर ही हमको ये सबसे ज़्यादा पैसा देगा। इसको इस डायग्राम से समझिए, यहाँ कॉस्ट रेवेन्यू बना दिया, यहाँ फिश के पॉपुलेशन बना दिया, ये बन गया टोटल रेवेन्यू, और ये लाइन गई है टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट जब तक इसके नीचे है तो ये वाला एरिया हमारा फायदे वाला है, और इसके ऊपर टोटल कॉस्ट पहुंच गया तो टोटल रेवेन्यू नीचे हो गई, तो ये हमारा एरिया घाटे का है। ये सीधे सीधे फिशिंग पॉपुलेशन को अभी देखिए कि MSY पे जो पॉपुलेशन है फिश की वो इधर है, तो इधर सबसे ज़्यादा हमको फायदा है। तो ये डायग्राम मैं आपको डिटेल में समझा रहा था कि फिशिंग का जो कॉस्ट है वो इस पॉइंट के पहले यहाँ पर फायदेमंद है, और इसके बाद हमारे लिए ये घाटे का सौदा हो जाएगा क्योंकि हमारी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी। अब सब कुछ मैंने एक डायग्राम में डाल दिया है, कॉस्टिंग भी और MSY भी और MEY भी। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, ये पूरा ग्राफ आप देख रहे हो लाल वाला, ये है आपका टोटल रेवेन्यू बोल सकते हो, या आपका टोटल एक्सट्रैक्शन, ये यील्ड हो गई आपकी, इसको हम MSY बोलते हैं, और ये है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग दो प्रकार की है, ये विदाउट सब्सिडीज और नीचे है कॉस्टिंग विथ सब्सिडीज। इसका मतलब ये है कि अब आप नीचे जब जैसे मान लीजिए तालाब में आप MSY क्रॉस कर गए, अब उस तालाब में मछलियां कम हो गई है, या ऐसा समझ लीजिए कि अब उसके बाद अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है। तो अभी हम यहाँ केवल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर इसके बाद हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो हमको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए ताकि हमारा वो कॉस्ट रिकवर हो जाए। हम कॉस्ट भी ज़्यादा लगा रहे हैं और हमारी रेवेन्यू भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हमको सब्सिडी मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी। अगर वो गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, MSY एक ऐसा लिमिट है जहाँ पर हमको मैक्सिमम फ़ायदा मिलता है, इसके बाद हमको घाटा शुरू हो जाता है। ये भी एक और तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट हमको यहाँ मिल रहा है और मैक्सिमम यील्ड यहाँ पर है। यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट है, यहाँ मैक्सिमम यील्ड है, ऐसा क्यों है? यहीं पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारी थोड़ा सा हम ऐसा समझें कि लिमिट है हमारी, ये यहाँ तक जाता नहीं है, कोई करता यहीं पर है धंधा, सारा बिजनेस इसी एरिया में होता है, लेकिन एक ये लिमिट है कि भाई यहाँ तक हमको प्रॉफिट मिल सकता है। पर यहाँ ये जो हमारा MEY है, मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड, तो यही फायदेमंद है, लेकिन हम इसके आगे जाएंगे तो हमें घाटा होगा, तो ये एक बैरियर की तरह हमको इंडिकेट करता है। दैट्स इट, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को करेंगे।